हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर डॉम के यूज बिफोर अनलोड हुक के बारे में। ठीक है, तो पहले ये जो नेम है इस हुक का, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो यूज जो हर बार बताया वीडियो में, भाई यूज जो कोई भी हुक का अगर पता करना है हुक है या नहीं है, तो पहले उसका यूज कीवर्ड लगा होता है। ठीक है, अब बचा बिफोर अनलोड। तो बिफोर का मतलब होता है पहले, और अनलोड का मतलब होता है जैसे कि आप एग्जिट करते हैं एप्लीकेशन से। ठीक है, जैसे लोड का मतलब होता है ना कि अभी पेज लोड ले रहा है, आपने ब्राउजर ओपन किया, पेज ओपन किया तो लोड ले रहा है। ठीक है, और अनलोड क्या होता है, उसका अपोजिट, यानी कि जो लोड कर रहा था, मतलब जो लोड हो रहा था उसका अपोजिट, यानी कि एप्लीकेशन क्लोज कर रहा है तो अनलोड होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो बिफोर अनलोड यानी कि कहने का मतलब होता है ये एक फंक्शन या बोल सकते हो हुक है। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो तब इसके अंदर जो हम लोग कोड डालेंगे, जो भी हम लोग फंक्शन देंगे ना, वो तब ट्रिगर होगा। ठीक है, ये एक हुक है। ठीक है, तो इस हुक को जब हम लोग कॉल करेंगे तो क्या होगा कि ऐसा नहीं, जैसे इसको कॉल करेंगे, ठीक है, इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत ही कमाल का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, इसका यूज है। लेकिन पहले समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे ना, और इसके अंदर जो फंक्शन को पास करेंगे एज ए कॉल बैक फंक्शन, यानी जब हम लोग किसी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को भेजते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, जब किसी एक फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं तो उसमें क्या भेजते हैं, नंबर भेजते हैं, मल्टीप्लाई करना नंबर भेजेंगे, टेक्स्ट प्रिंट करना तो टेक्स्ट भेजेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बुलियन वैल्यू भेजती है। लेकिन जब एक फंक्शन के अंदर एक और एक फंक्शन भेजते हैं तो उसको हम लोग कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन में जब हम लोग भेजेंगे ना, यानी कि एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन, जो फंक्शन को हम लोग भेजेंगे उस फंक्शन को तब कॉल करेगा जब वो जो होगा एप्लीकेशन हमारा क्लोज हो रहा होगा। ठीक है, तो बोलोगे भाई इससे हमारा क्या फायदा, मतलब एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो मान लो कि तुम्हारा भाई कोई करंट एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ सिंपल एक रिएक्ट एप्लीकेशन है, होम पेज है। ठीक है, बेसिक और थोड़ा 90s वाला भाई यहाँ पर वाइब आ रहा है, बेसिक एकदम, ज़्यादा कुछ मतलब मैटर या बहुत कुछ नहीं है। लेकिन आप अपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन या फिर मतलब कि लार्ज स्केल जो इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन है उसमें यूज़ कर सकते हैं, और आपने यूज़ देखा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। जैसे कि देखो पहले मैं बताता हूँ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इसका यूज़ क्या होता है। जैसे कि होता है ना कि बहुत बार होता है कि आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई कंपटीशन का होता है ना, फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहे हैं, या फिर कोई वेबसाइट में होता है तो गलती से क्लोज पे क्लिक हो जाता है, या फिर मान लो गलती से शट डाउन हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से गलती से हो गया, और जब फिर से पेज को रीओपन करते तो वो डेटा रहा रहता है, वो कैसे होता है। तो इसी चीज़ की मदद से उस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करके अचीव कर सकते हैं उस तरह का रिजल्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रहा हूँ, और बहुत ही सिंपल यहाँ पे जो है कोडिंग करके रखा हुआ है। तो बेसिक राउटिंग है। देखो होम पेज पे लेआउट दे रहे हैं, और लेआउट एक्चुअल में आउटलेट है। देखा जाए तो लेआउट पे देखो आउटलेट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, जिसमें कि हमारा इंडेक्स आउट में होम पेज रेंडर हो रहा है। तो ये चाइल्ड एलिमेंट है और इंडेक्स एलिमेंट है, इसीलिए होम पेज दिखा रहा है। ठीक है, तो मान लो कि हमारा कोई करंट एप्लीकेशन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब करंट एप्लीकेशन है, मान के चलो। ठीक है, तो एक यहाँ पे बेसिक से एक बना लेते हैं स्टूडेंट्स करके। ठीक है, स्टूडेंट फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट फॉर्म डॉट JSX, और यहाँ पे उसके इस तरीके से स्टूडेंट फॉर्म दे देते हैं, और यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पे जो है जल्दी से इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ है। अब यहाँ पे इसका राउटिंग ऐड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट स्टूडेंट फॉर्म फ्रॉम ./routes/स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे पाथ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देते हैं पाथ क्या है, वो अभी के लिए पाथ नॉर्मल लगते हैं क्योंकि भाई सीखने के लिए, समझने के लिए। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं सिंपली स्टूडेंट फॉर्म। रियल वर्ल्ड में स्टूडेंट फॉर्म या बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड राउट होता है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल रख रहे हैं क्योंकि ये समझने के लिए। ठीक है, स्टूडेंट फॉर्म पाथ पे अगर हिट करेगा कोई तो एलिमेंट जो है ओपन होगा स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से। और होम पेज पे जाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, लिंक कंपोनेंट दे देते हैं, और यहाँ लिखते हैं क्रिएट न्यू स्टूडेंट या फिर रजिस्टर न्यू स्टूडेंट, ऐसा होता है ना, और जब आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर 2 देते हैं, और इसका वैल्यू जो है इस तरीके से देते हैं। अब वैल्यू सिंपल रहेगा, स्टूडेंट फॉर्म इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट फॉर्म में क्या करते हैं भाई, यहाँ पे ना बेसिक स्टाइलिंग जो है हम थोड़ा सा इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई हम लोग मैटेरियल वाला तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही कुछ ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिक से जो है वो रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ना अभी के लिए क्या करते हैं, इनपुट टाइप देते हैं। ठीक है, 2 ही 3 देते हैं, ज़्यादा नहीं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। बाकी आप अपने से इंप्लीमेंट कर लोगे बड़े से बड़े एप्लीकेशन में। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। तो इनपुट टाइप मान लो यहाँ टेक्स्ट दे देते हैं, और यहाँ पे देते हैं क्या दे भाई, प्लेस होल्डर इंटर योर फुल नेम। ठीक है, इस तरीके से, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और फुल नेम, ईमेल, और जो है
फ़ोन नंबर, ठीक है। 3 चीज़ मान लो इस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है, या फिर 2 ही चीज़ ले रहे हैं ऐसा मान के चलो, ठीक है, 2 ही चीज़ ले रहे हैं, फुल नेम और ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है। तो अभी क्या है, अभी बेसिक यूज़ कर रहे हैं आप, तो रियल वर्ल्ड में रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ कर रहे होंगे ना, तो उससे कोई इशू नहीं, आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट समझ जाओ भाई, तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। तो रिएक्ट से हम लोग अभी बेसिक यहाँ एग्जाम्पल है, अरे भाई रिएक्ट से यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट कर लेते हैं। हालांकि आप जो रियल वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हो वो होगा रिएक्ट हुक फॉर्म, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी भी। और यहाँ पे लिखते हैं जैसे स्टूडेंट ओबीजी यानी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, बस वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। यूज स्टेट और इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं, जैसे कि मान लो नेम है तो नेम का इस तरीके से और ईमेल का इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका देते हैं वैल्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम और वैल्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल, ठीक है। और ऑन चेंज लगा देते हैं, तो ऑन चेंज इवेंट आएगा इसमें, और यहाँ पे आएगा सेट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, इसमें इस तरह कर देते हैं। और यहाँ पर स्प्लिट ऑपरेटर देते हैं, जो पहले का डेटा वो रहेगा ही, वो हटेगा नहीं, ठीक है, तो मर्ज हो जाएगा एक तरह से देखा जाए। और अभी का जो आएगा, तो यहाँ पे नेम तो हम लोग दिए नहीं, तो यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट देते हैं, नेम में नेम, और इसी को एक्सेस करेंगे एज अ डायनेमिक प्रॉपर्टी, जो पहले कर देते हैं हम लोग रिएक्ट में। अब तो ऐसा नहीं करते क्योंकि अब हम लोग रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जांपल वीडियो है, मतलब ट्यूटोरियल है, एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो जैसे तैसे इसको बस इंप्लीमेंट करने से मतलब है। बेसिक जो मेन कॉन्सेप्ट है हम लोग वहाँ पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ई डॉट टारगेट डॉट नेम और यहाँ पे देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। सेम चीज़ जो है इसका दे देंगे, लेकिन क्या करेंगे, इसमें भी नेम देना होगा हम लोग को, क्योंकि वही नेम को एक्सेस करके एज अ डायनेमिक प्रॉपर्टी में देगा ना, वो ऐड करेगा, तो नेम में ईमेल देंगे, ठीक है, ये हो गया इसका। और ये होने के बाद जस्ट यहाँ पर देखने के लिए कि HR यहाँ पे इस तरीके से देते हैं, अरे वाह, और यहाँ पे H4 टैग देते हैं, और यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देते हैं ईमेल, ठीक है। और अगर ये नहीं है, मतलब ऐसे ही जस्ट अगर नहीं है तो सिंपली जो है यहाँ पे नो नेम आएगा, और अगर ये नहीं है तो यहाँ पे नो ईमेल आना चाहिए। एक काम करेगा तब तो भाई, ये ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट का नया ऑपरेटर आया, तो यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि ये भाई नल है ना। अगर यहाँ पे कुछ लिखे भी, ये देखो ये आ रहा है, और यहाँ पे जो है ये लिखे तो ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको रिलोड करेंगे इस तरीके से, ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे और कुछ भी लिखेंगे, ये देखो तो एक तरह से इसको अचीव कर सकते हैं। रुको भाई वापस जाते हैं और यहाँ पे ना, यहाँ पे जो है इसको नल सेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नल पे काम करता तो, ठीक है। नो ईमेल नो नेम नो ईमेल एड्रेस आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही हो। और जैसे यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, जैसे सुब्रोतो लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ आ रहा है, और यहाँ पे जैसे subrotto@gmail.com लिख रहे हैं तो ये आ रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस टैब को अगर हम लोग क्लोज करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो डेटा ना कहीं हम लोग लोकल स्टोरेज पे सेव कर दें, ताकि यूजर जब फिर वापस विजिट करे पेज को ना, तो ये डेटा फिर से लोड हो जाए, ठीक है। तो एक नया टैब ओपन करते हैं यहाँ पे, तो देखो उसको कैसे हम लोग अचीव करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हम लोग वापस जाते हैं अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे यूज़ करेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म और रिएक्ट राउटर डॉम का यूज़ बिफोर अनलोड फंक्शन, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से यूज़ बिफोर अनलोड फंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जस्ट हम लोग नीचे यहाँ पे कॉल करेंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं लोकल स्टोरेज पे सेव करना, ठीक है। पहले लोकल स्टोरेज देख लेते हैं उसमें है क्या क्या अभी। तो ये मैंने लोकल स्टोरेज ओपन कर लिया, डेवलपर टूल्स में आएंगे और एप्लीकेशन में जाएंगे, और यहाँ पे जो है ये लोकल स्टोरेज पे जाएंगे, तो यहाँ पर खाली दिख रहा है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे यूज़र कुछ भी लिखता है और जब टैब क्लोज करेगा ना, तो ये यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो वो कैसे करेंगे, वापस जाते हैं कोड एडिटर पे, और यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे यूज़ बिफोर ऑनलोड फंक्शन को, ठीक है। ये रहा यूज़ बिफोर ऑनलोड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ कैसे, भाई यहाँ तो हो नहीं रहा है, तो देखो यहाँ पे इसका फंक्शन जो ये है क्या बोल रहे हैं सिग्नेचर, यहाँ तो कॉल बैक लिखा हुआ है, ये देखो भाई यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो यूज़ बिफोर अनलोड, जिसमें कि वो कॉल बैक ले रहा है, देखो कॉल बैक दिया हुआ है, यूज़ बिफोर फंक्शन यूज़ बिफोर अनलोड में कॉल बैक लिखा, तो कॉल बैक फंक्शन देना, यानी एक फंक्शन को ये जो कॉल करेंगे इसके अंदर और एक फंक्शन हमें देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक फंक्शन हम लोग देंगे, यहाँ पे एरो फंक्शन दे रहे हैं,
और यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट हम लोग लोकल स्टोरेज की एक्सेस करेंगे। लोकल स्टोरेज यानी जो जावास्क्रिप्ट का नेटिव एपीआई है वहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं जैसे लोकल स्टोरेज का लोकल स्टोरेज डॉट स्टूडेंट लिखते हैं, और जिसमें कि ना आप डायरेक्टली तो उसमें ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते, ठीक है। तो हम लोग इसको स्ट्रिंगिफाई करेंगे, तो सिंपली लिखते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और फिर जो है यहाँ पे देंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दे देंगे, तो जब भी क्लोज हो रहा होगा टैब हमारा तो वो सेव हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे इस एड्रेस को हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मान लो लिख देते हैं सुब्रतो, और फिर यहाँ लिखते हैं विश्वास, ठीक है। और इस टैब को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस टैब को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे ओपन करते हैं, ये ओपन हो रहा है। अब फिर से जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे आगे ना स्टूडेंट में ईमेल आया, भाई ये क्या हो गया, रुको रुको रुको, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, भाई ये क्या हो गया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे दिए, और लोकल स्टोरेज जो स्टूडेंट में ईमेल में आया, भाई सुब्रतो विश्वास था। स्टूडेंट में वैल्यू जो आया कुछ इस फॉर्म में आया। भाई देखो सीन ऐसा है, थोड़ा सा वीडियो मैंने पॉज करके एनालाइज किया, भाई ये अब ये फॉर्मेट तो हम लोग यूज़ नहीं करते एक्चुअल में, रियल वर्ल्ड में तो रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं। तो भाई ये पुराना हो गया, दिमाग से उतर गया, तो वो गलती से ना यहाँ पे मेरे को जो सेट करना था, ऑब्जेक्ट सेट करना था, तो मैंने स्टेट का वो सेट वाला फंक्शन ही सेट कर दिया। मतलब देखो यहाँ पे जो सेट कर रहे थे ना, तो यहाँ पे भाई ये चीज़ थोड़ी होगा, यहाँ पे वो स्टूडेंट ओबीजी है ना, तो थोड़ा सा माइंड से उतर गया वो चीज़। तो यहाँ पे जो होगा स्टूडेंट ओबीजी, यानी पहले वाला जो डेटा हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे सेट स्टूडेंट ओबीजी दे दिया, यानी फंक्शन, तो फंक्शन कैसे स्प्रेड ऑपरेटर में आएगा, है ना, ये हो गया। तो इसको रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे जैसे लिखते हैं फिर से सुब्रतो विश्वास, ठीक है, और यहाँ पे subrото@gmail.com, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, और इस एड्रेस को कॉपी करते हैं और नया टैब ओपन करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो है फिर से ओपन करेंगे एप्लीकेशन में। ये देखो स्टूडेंट नेम में देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, ईमेल नेम में सुब्रतो विश्वास, और नेम में जो है मतलब सॉरी, नेम में सुब्रतो विश्वास और ईमेल में subrото@gmail.com, ठीक है, आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ला सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा ना इसको ऑप्टिमाइजेशन के पर्पज से थोड़ा चेंज किया गया। यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है रिएक्ट का जो कॉलबैक फंक्शन, यूज़ कॉलबैक जो हुक है उसको यूज़ किया है। तो वो हम लोग यूज़ करते हैं मेमोराइजेशन के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, ताकि वो फंक्शन ना बार बार रिक्रिएट ना हो जब जो कंपोनेंट हमारा लोड हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये भी चलेगा, लेकिन वो वहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा सिंपल होता है। देखो ये इस फंक्शन को हम लोग यहाँ कट कर लेते हैं, और यहाँ पे देंगे यूज़ कॉलबैक को कॉल करेंगे, यूज़ कॉलबैक फंक्शन को, और यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ कॉलबैक फंक्शन के अंदर जस्ट हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। और ये जो खत्म हो रहा है यहाँ पे जस्ट डिपेंडेंसी देंगे कि क्या चेंज होगा जो ये फंक्शन फिर से रिक्रिएट होगा। ये जो अंदर का ये फंक्शन है ना, ये कब कब रिक्रिएट होगा, जब यहाँ पर जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है वो चेंज होगा हमारा, ठीक है, तब तक वो अंदर का फंक्शन रिक्रिएट होगा, वरना ये फंक्शन ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। ये जो फंक्शन डेफिनेशन दिया है, ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन का पर्पज से है, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। ये फंक्शन तब तक रिक्रिएट होगा जब स्टूडेंट ओबीजी यानी हमारा जो स्टेट है वो चेंज होगा, जब अपडेट होगा, ठीक है, तब ये फंक्शन रिक्रिएट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा। ये ऑप्टिमाइजेशन के पर्पज से, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं, कुछ अलग ही दिखेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देते हैं तूफानी कोडर, और यहाँ पर देते हैं तूफानी कोडर 333@gmail.com, ठीक है, इस तरीके से देते हैं। और इसको अगर रिलोड भी करेंगे ना, तो भी बात वही होता है कि टैब क्लोज करने जैसा कुछ होता है, फिर से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, तो यहाँ पे आ गया ना, सारा एम्प्टी आ गया, और यहाँ पे देखो तूफानी कोडर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ इफेक्ट सेम दिखेगा, बट ये चीज़ है कि ऑप्टिमाइजेशन का पर्पस इसको दिया जाता है। अब देखते हैं कि जैसे आप फिर से एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, मान लेते हैं गलती से शट डाउन हो गया या फिर गलती से क्लोज हो गया, और फिर से ओपन करते हैं, रीओपन करेंगे, तो डेटा फिर से यहाँ पे दिखना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यूज इफेक्ट हम लोग लगाएंगे, यूज इफेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या लॉजिक है, यूज इफेक्ट में क्या लॉजिक देंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे तब जब यूज़र मतलब क्लोज कर दिया गलती से, ठीक है, इसको एक बार फिर से रिलोड करते हैं, और इसको जो है ना अभी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो यूज़र इसका कंपोनेंट वाला सेक्शन देखते हैं तो समझ में आएगा आपको। यूज़र फर्स्ट बार गलती से क्लोज कर दिया था या शट डाउन हो गया, तो फिर से रीओपन किया, तो हमेशा क्या होगा, उसका जो स्टेट होगा ना, स्टेट जो है एम्प्टी होगा, ठीक है। स्टेट जो है उसका जो भी वैल्यू है स्टेट का वो एम्प्टी होगा। जैसे ये नल सेट है या फिर डबल कोट रहता है या जो भी रहता है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट रहता है, यानी कुछ इसमें वैल्यू नहीं रहता है ना, अल्टीमेटली देखा जाए तो। अगर रिएक्टिव फॉर्म भी यूज़ करें तो फॉर्म स्टेट से डेटा को एक्सेस कर चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं सारे फील्ड में, ठीक है। तो सारे फील्ड का जो होगा वैल्यू वो नल होगा या एम्प्टी होगा, है ना। तो यहाँ पे पहला कंडीशन वो देंगे कि वो एम्प्टी होगा, और दूसरा कंडीशन ये देंगे कि हमारा लोकल स्टोरेज पे डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों अगर ट्रू होता है तब जाके हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ इफेक्ट लगाते हैं, यूज़ इफेक्ट ये रहा, ठीक है। और इसके अंदर इस तरह से
अरे भाई इस तरह से कॉल बैक फंक्शन देते हैं, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन देते हैं और यहाँ पे जो है यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी हम लोग ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट देते हैं, ये जो स्टेट होगा इस पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कंडीशन यहाँ पे देंगे कि इफ़, ठीक है। तो एक तो हम लोग देखना चाहते हैं, एक तो नॉर्मल बेसिक कंडीशन है कि लोकल स्टोरेज में डेटा होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे पहला तो दे सकते हैं लोकल स्टोरेज डॉट स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, यानी वो नल नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट का डेटा होना चाहिए पहला। और दूसरा कंडीशन हम लोग ये देंगे यहाँ पे, और एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे देंगे कि हमारा जो ये जो स्टेट है ये एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट बार में एम्प्टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर इस तरीके से लगाएंगे और कैसे ये करेंगे, तो यहाँ पे जो हमको समझ में आ रहा है कि भाई इसका जो कीज़ है, इसका जो वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज़ का अगर हम लोग बूलियन में निकाले तो वो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि नल वैल्यू है ना, तो फॉल्स ही वैल्यू होता है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ लगाते हैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, जिसमें कि हम भेज देते हैं स्टूडेंट ओबीजी को, यानी कि उसका सारा वैल्यूज आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर एवरी फंक्शन को रन करके देख लेते हैं, एवरी, और आइटम ऐसे लेते हैं, क्या हर एक आइटम फॉल्स है, ठीक है, इस तरीके से। अगर ये हुआ, ठीक है, अगर ये हुआ तब जो है क्या करेंगे, तब हम लोग एक्सेस करेंगे और उसको सेट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सेट स्टेट और फिर लिखेंगे जेसन डॉट पार्स, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है ना, तो उसको पास करना पड़ेगा जेसन डॉट पार्स, और यहाँ लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट स्टूडेंट, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको अगर रिलोड करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जैसे तूफानी कोडर और यहाँ देते हैं तूफानी कोडर 333@gmail.com, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, नया टैब ओपन करते हैं और इसको क्लोज करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं आया, देखते हैं भाई, सिंपल सा तो है। तो यहाँ पे तो भाई ये दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ तो है। हो सकता है ये जो मैनुअल कंडीशन लगा यहाँ पे नहीं मैच को देख लेते हैं। अच्छा रुको, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज करते हैं स्टूडेंट ओबीजी में, तो भाई उसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। एवरी, क्या हर एक वैल्यू इज इक्वल्स टू फॉल्स, हाँ, तो इस बार ये काम कर गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ है, मतलब कि इस तरीके से इस बार ये काम कर गया। तो वैल्यू अगर नल है तो फिर ट्रू, ठीक है। तो मैंने यानी कि भाई हर एक का वैल्यू क्या नल है वही चेक कर रहे हैं, तो अगर है और साथ में लोकल स्टोरेज में डेटा होना चाहिए तब क्या करो, सेट कर दो, तो ये तो कुछ सेट हो गया, ठीक है। जैसे इसको अगर फिर से क्लियर कर दें और यहाँ पे रिलोड करते हैं, अरे भाई ये क्लियर तो हो जा, हाँ, लेकिन जैसे रिलोड करेंगे ना तो भाई क्या होगा कि फिर से वो सेट हो जाएगा। रुको देखते हैं, ये देखो, क्योंकि ये डेटा यहाँ पर क्लीन नहीं हुआ ना, इसीलिए, ठीक है। तो इसको क्लियर करते हैं यहाँ से और इसका अगर नया टैब ओपन करते हैं इस तरीके से, तो आपको जब यूज़र सबमिट करोगे ना रियल वर्ल्ड में, देखो जब यूज़र सबमिट कर लेगा तो उसका आपको लोकल स्टोरेज से क्लियर कर देना, नहीं तो फिर जब वो एप्लीकेशन ओपन करेगा ऐड करने के लिए नया रजिस्टर यूज़र या जो भी है, तो फिर से वो डेटा दिखेगा। तो सबमिट हो जाने के बाद ना आपको फिर वो डेटा को लोकल स्टोरेज से क्लीन कर देना, काफ़ी सिंपल है। जो सबमिट फंक्शन जाता है ना, वहाँ पे लास्ट में वो होने से पहले क्लीन कर देना उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे देते हैं सुब्रतो विश्वास और सुब्रतो @gmail.com, ठीक है। और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, नया टैब ओपन करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो है ये देखो आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप यूज़ बिफोर अनलोड जो हुक है यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी मतलब इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन, ये बहुत अच्छे एप्लीकेशन में दिखता होगा आपको। यूज़र गलती से अगर क्लोज कर दिया तो उसका डेटा कहीं ना कहीं लोकल स्टोरेज में सेव कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और हर एक कॉम्पोनेंट में यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर इस तरह का रिक्वायरमेंट है, नीड है, ठीक है। तो भाई ये था हमारा एप्लीकेशन आज का, ठीक है। ये मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यूज़ बिफोर अनलोड हुक क्या है और इसको आप अपने एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।